चलिए आज से स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। देखो, रेडियो एक्टिविटी की सबसे पहले डिस्कवरी बैकुरल ने दी है। ठीक है, बैकुरल के बाद मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने भी दिया है। ठीक है, बैकुरल ने एक बात सबसे पहले कही थी कि उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को लिया और इसको एक रैप करके कागज पे, और उसमें रैप करने के बाद उन्होंने लैब में रखा। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद जो पेपर था वो ब्लैक हो गया था। इसका मतलब उन्होंने गेस किया कि उस यूरेनियम से कुछ न कुछ ऐसी इनविजिबल रेज बाहर आ रही हैं जो सरफेस को पेनिट्रेट कर रही हैं। तो उसका नाम इन्होंने दे दिया बैकुरल रेज, मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से स्पॉन्टेनियस अचानक जो रेस का एमिट होता है उसका नाम दिया बैकुरल रेस। ठीक है, बैकुरल रेस के बाद फिर आगे का फिनोमिना मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने बनाया। फिर उन्होंने पोलोनियम, थोरियम, रेडियम आदि की डिस्कवरी भी दी गई, जिसमें कि सबसे अच्छा आपको रेडियो एक्टिव जो माना जाता है वो रेडियम माना जाता है। ठीक है, रेडियम को बनाने के लिए कुछ बुक्स कहती हैं कि 30 टन पिच ब्लेंडी, जिसको कोल तार कहते हैं, उसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया और 2 मिलीग्राम का रेडियम बनाया गया। तो 30 टन पिच ब्लेंडी को कन्वर्ट करके 2 मिलीग्राम रेडियम बनाया गया। इसका मतलब है वो पावरफुल एलिमेंट है। इसी आधार पे मैडम क्यूरी ने कहा था कि एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर जो होते हैं, 82 से ग्रेटर जो होते हैं, मैंने बताया भी था कि वो स्टेबल नहीं होते, वो सब अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल में रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ invisible radiation from the radioactive element is known as radioactivity। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो स्पॉन्टेनियस इनविजिबल रेज बाहर आती हैं उसी फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं अगर डेफिनेशन में, द स्पॉन्टेनियस एमिशन of invisible radiation from radioactive element। रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है इनविजिबल रेडिएशन का, उसी फिनोमिना को बेटा हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसी इनविजिबल रेस को बैकुरल रेस कहते हैं, और शुद्ध भाषा में कहें तो इसी को एक्सरे भी कहते हैं। जो बैकुरल रेज होती हैं इसी को ही हम लोग आगे चलकर कुछ नए चैप्टर में पढ़ते हैं, इसी में एक नया नाम जोड़ दिया जाता है कि इसको एक्सरे भी कहते हैं। तो अब ध्यान से बात सुनना, आपके पास यूरेनियम है, जो उस समय बैकुरल ने सबसे अच्छा यूरेनियम को माना था। आफ्टर सम टाइम कुछ डिस्कवरी जो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने दी, तो उसमें पोलोनियम आ गया, आपका थोरियम आ गया और रेडियम आ गया। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या बन गए बच्चा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन गए। और एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर, 82 के बाद जो सीरीज हमारे पास आती है वो सारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब इस बात को प्रैक्टिकल कैसे किया गया, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, कभी कभी पूछ लेता है। नोबेल प्राइज मिला है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को इसी डिस्कवरी के लिए, रेडियम की डिस्कवरी के लिए, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, आगे चलकर इनकी बेटी ने भी इसमें डिस्कवरी दी है, वो आगे बात करेंगे। अब देखो बेटा, इन्होंने क्या किया इस डिस्कवरी को करने के लिए, सबसे पहले एक बॉक्स लिया जो ग्लास बॉक्स है, उस ग्लास बॉक्स में वन साइड होल किया और यहां पर एक रेडियम रख दिया। रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि जिसकी डिस्कवरी किसने दी है, मैडम क्यूरी ने दी है। कैसे बनाया, 30 टन पिच ब्लेंडी, जिसको कोलतार कहते हैं, उसको लेबोरेटरी में 2 मिलीग्राम रेडियम में कन्वर्ट किया गया। इतने प्रोसेस किए गए कि 30 टन से वो कन्वर्ट हो गया आके 2 मिलीग्राम रेडियम में। तो आप सोच सकते हैं 30 टन जब 2 मिलीग्राम में कन्वर्ट हुआ होगा तो सबसे पावरफुल उस समय रेडियो एक्टिव सैंपल रहा होगा। इसीलिए रेडियम को सबसे पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब देखो, इसमें रखने के बाद इन्होंने सबसे पहले देखा कि इससे कुछ रेज बाहर आ रही हैं,
कुछ रेज ऐसी बाहर आ रही हैं जो कुछ राइट साइड टर्न हो रही हैं, कुछ लेफ्ट साइड टर्न हो रही हैं और कुछ बच्चा सीधे जा रही हैं। ठीक, अब देखो जो इधर आई इस प्लेट की तरफ एक प्लेट इधर लगा दी, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई उसका नाम दिया गया बीटा रेस, और जो निगेटिव प्लेट की तरफ गई उसका नाम दिया गया अल्फा रेस। और जो सीधे सीधे फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर रही थी, पेनिट्रेट कर रही थी, लगभग कहते हैं 2 mm की थिक शीट को, 2 mm की थिक शीट को भी ये क्रॉस कर जाता है। कौन? गामा। तो गामा, इसका नाम दिया गया गामा। तो इसको क्या किया, सबसे पहले लेटर रेडियम, एक रेडियम लिया, उसको ग्लास बॉक्स में रखा, उधर वन साइड होल किया। होल करने के बाद इन्होंने दोनों तरफ प्लेट लगा दी, प्लस और माइनस की। जब प्लस और माइनस की प्लेट लगाई तो पता चला कि एक रेडिएशन एमिट हुआ जो नेगेटिव की तरफ गया, उसका नाम दिया अल्फा रेस, और जो सेकंड एमिट होके जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आया उसका नाम दे दिया बीटा रेस। इसका मतलब है बीटा का नेचर नेगेटिव है तभी तो प्लस की तरफ गई, और अल्फा का नेचर पॉजिटिव है इसीलिए किधर चली गई, नेगेटिव प्लेट। और कुछ ऐसे रेडिएशंस थे जो विदाउट डिफ्लेक्टेड ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, बिना डिफ्लेक्ट के सीधे चल रहे थे, उसका नाम दे दिया गया गामा रेस। तो ये फिनोमिना बना। अब इस फिनोमिना को लोग मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। भाई ये सडन पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, बीच के चैम्बर खाली है, तब भी ये क्या करता है, ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अब इसके आगे बात करेंगे। तो अब सोचो कि जो बैकुरल रेज कह रहे थे, बैकुरल कह रहे थे कि सम इनविजिबल रेज emit from the radioactive element is known as बैकुरल रेज, इट इज आल्सो नोन एज एक्स-रे। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, एक्स-रे। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ बेटा इनविजिबल रेज बाहर आ रही थी जो हाई एनर्जी की थी, उसका नाम दिया गया बैकुरल रेज। बैकुरल के बाद ये डिस्कवरी किसने दी, मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने क्या दिया, रेडियम दिया, पोलोनियम दिया, थोरियम दिया। इन्होंने क्या किया, लेट अ ग्लास बॉक्स, एक ग्लास बॉक्स लिया, उसमें रेडियम को रखा, उसके आसपास 2 प्लेटें लगा दी, प्लस एंड माइनस। तो देखा कुछ रेडिएशन निकलकर किस पे इफेक्ट कर रहे थे, पॉजिटिव प्लेट में। इसका मतलब इन्होंने कहा कि रेडिएशन नेगेटिव होगा, नाम दिया बीटा रेस। और कुछ नेगेटिव प्लेट पे इफेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब उसका नेचर पॉजिटिव होगा, उसका नाम दिया बेटा अल्फा रेस। और सामने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी, 2 mm की एल्युमिनियम की थिक शीट लगाई थी, उसको भी पेनिट्रेट करके बाहर जा रहे थे। इसका मतलब है उन्होंने कहा कि इनका पेनिट्रेशन बहुत हाई है, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, उसका नाम दिया गया गामा। इसी गामा को आप लोग गामा फोटान भी कहते हैं, इसी गामा को आप गामा फोटान भी कहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट दिया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास 3 चीजें आई, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और गामा की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में वही प्रॉपर्टी जो बहुत मेन है, उसी की बात करेंगे, जो पेपर में एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती, बाकी है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो इसको लिख पाएंगे, रेडियो एक्टिविटी क्या है, द स्पॉन्टेनियस emission of infrared radiation या invisible radiation from the radioactive element is known as radioactivity, और that element is known as radioactive element। उस एलिमेंट को क्या कह देंगे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो रेडियोएक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, अगर आपको ना याद हो, मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देता हूं। आज से 3-4 साल पहले केबीसी में क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन जो 7 करोड़ के लिए पूछा गया था, वो यही क्वेश्चन था कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को किस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और उसमें ऑप्शन था रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नोट कर लें। चलिए अब देखिए, अल्फा, बीटा, गामा की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। हम प्रॉपर्टी को सीक्वेंस में बांट दे रहे हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आराम रहे। अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक, मैं आपको वही से प्रॉपर्टी की चर्चा करूंगा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां पर उनकी प्रॉपर्टीज मतलब जो उनकी बात है। देखो बेटा, सबसे पहले जो सबसे मेन है आपके लिए, नेचर। आखिर नेचर क्या है, तो बेटा अल्फा इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा किसका न्यूक्लियस है,
हीलियम का। बेटा अल्फा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का, इसका चार्ज होता है प्लस, तो इसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव। ठीक, बीटा का नेचर नेगेटिव, माइनस इलेक्ट्रॉन। और गामा नेचर में न्यूट्रल होता है, गामा नेचर में न्यूट्रल होता है, इसका कोई नेचर नहीं होता, न्यूट्रल होता है। सेकंड बेटा मास, अल्फा का मास होता है बेटा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। आप ऐसे याद करो, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास का 4 गुना, या 6.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक, या ये ज्यादा पूछा जाता है, प्रोटॉन के मास का 4 गुना। बेटा बीटा का मास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास आप सभी जानते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और बेटा गामा का रेस्ट मास 0 होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और शायद याद करो गामा फोटॉन का रेस्ट मास भी 0 होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गामा का रेस्ट मास 0 होता है। ठीक, थर्ड आइए तीसरे में, बेटा स्पीड वेलोसिटी की बात, चलो स्पीड की बात करूं। बेटा इसकी स्पीड अप्रोक्स 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड होती है, 10 की पावर 7। ठीक, इसकी अप्रोक्स 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, और इसकी बेटा सीधे सीधे आप समझते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कुछ लोग कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 टाइम्स होता है, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्स इक्वल होता है, और ये डेफिनेट इक्वल होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक, ये होगा स्पीड। फिर फोर्थ नंबर बेटा, अगर हम फोर्थ में बात करें कि आयनाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, आयनाइजिंग पावर, मतलब सबसे ज्यादा एटम को आयनाइज कौन करता है, तो भैया सबसे ज्यादा मैक्सिमम आयनाइजेशन पावर है, मैक्सिमम किसका बच्चा? अल्फा का। अल्फा का जो आयनाइजिंग पावर होता है वो सबसे, तो आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा बेटा अल्फा का, फिर उससे कम बेटा बीटा, और सबसे कम गामा। अगर आपको सीक्वेंस चाहिए कि कितना मैक्स होता है, तो ये बेटा 10 की पावर 2 टाइम्स होता है बीटा का। कितना? 10 की पावर 2 टाइम्स ऑफ बीटा। ठीक, तो बेटा बीटा कितना होता है? 10 की पावर 2 टाइम्स ऑफ गामा, गामा का 100 गुना। तो बच्चा ये सबसे छोटा मिनिमम। अब ऐसे पेपर में नहीं पूछेगा, पेपर में कभी पूछता है कि which of the particle, which of the rays have maximum ionizing power, तो that is answer is alpha। कोई कहे कि गामा से कितने गुना, तो भैया 10,000 गुना। जब सोचो बीटा से 100 गुना है और बीटा गामा से 100 गुना है, तो क्या अल्फा गामा से 10,000 गुना नहीं होगा? 10 की पावर 4 टाइम, अगर इससे कंपैरिजन कराओगे तो। ठीक है, तो मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर किसकी है? अल्फा की। अब आओ बेटा फिफ्थ नंबर में बात करते हैं, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन करता? तो अभी तो आपने पढ़ा कि मैक्सिमम पेनिट्रेशन किसका है? गामा का। कितना है ये भी सुन लो, 10 की पावर 2 टाइम्स ऑफ बीटा, या क्या लिखेंगे 10 की पावर 4 टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा का 10,000 गुना या बीटा का 100 गुना। ठीक, तो बेटा ये कितना होगा? ये अल्फा से 100 गुना ज्यादा होगा। तो कितना? 10 की पावर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। और बेटा ये सबसे मिनिमम, सबसे मिनिमम। तो सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी? अल्फा की। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी? कम। अच्छा थोड़ा और सोचो, कौन कौन फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। फील्ड डिफ्लेक्शन, फील्ड कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो अभी आपने देखा ही था कि अल्फा वाला किधर मुड़ा था? माइनस की तरफ। तो भैया ये किधर गया? डिफ्लेक्शन निगेटिव, इधर जा रहा है निगेटिव। बेटा बीटा किधर जा रहा था? डिफ्लेक्शन पॉजिटिव। और पता है गामा में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो क्या लिखें? कैन नॉट इफेक्ट या कैन नॉट इफेक्टेड। इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लगा भी दो फील्ड, कुछ फर्क नहीं पड़ना इसमें। ये क्या लगा दो फील्ड लगाने, तो नेगेटिव तरफ मुड़ जाता है। यहां लगा दो किधर मुड़ जाता है? पॉजिटिव तरफ, और ये सीधा सीधा निकल जाता है। तो बेटा ये बात याद रखना, चार्ज या नेचर,
इसका नेचर, अब दो देखो एक लाइन और बढ़ा सकते थे, मैं कहता हूं नेचर, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये न्यूट्रल। फिर मैं कहता चार्ज, तो +2E -E न्यूट्रल। दो लाइनें, एक लाइन और बढ़ जाती, तो कोई मतलब नहीं। नेचर कहूं या चार्ज कहूं, इसका चार्ज, अल्फा का चार्ज बेटा 2 गुना होता है प्रोटॉन से, 2 गुना होता है। क्या लिख दूं, 2 टाइप्स EP चार्ज ऑफ QP, प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 × 2 कर लेना, आपको मिल जाएगा अल्फा। बीटा इलेक्ट्रॉन होता है -C, और गामा बच्चा कैसा होता है, न्यूट्रल। मास इसका प्रोटॉन का 4 गुना, ये इलेक्ट्रॉन का मास, और गामा का रेस्ट मास 0 होता है। ऐसे बेटा स्पीड अप्रॉक्स 10⁻7, अप्रॉक्स 10⁻8, और इसकी करेक्ट होती है 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ये 10% है स्पीड ऑफ लाइट का कम, ये कहते हैं 1% है, और ये बोल देते हैं 100% पूरा है, पूरी स्पीड ऑफ लाइट है। आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी, अल्फा की, मैक्सिमम सबसे ज्यादा अल्फा। अब कितना, बीटा से 100 गुना, गामा से 10,000 गुना। ठीक है, तो बीटा गामा से कितना, 100 गुना। सबसे कम कौन, गामा। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी, तो सबसे कम किसकी, इसका मतलब बीटा की अल्फा से 100 गुना ज्यादा, और गामा की बीटा से 100 गुना ज्यादा, तो गामा की अल्फा से 10,000 गुना ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड में ये कहां मुड़ता है, नेगेटिव की तरफ, ये कहां जाता है, और इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बोलो इतनी बात ठीक है, चेक नोट करो। चल, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ठीक, इसी को कुछ लोग रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग सोडियन फजांस रूल के नाम से भी कहते हैं, केमिस्ट्री में शायद उस नाम से कुछ कहा जाता है। तो आप अलग अलग नाम है, आप नामों को समझिए बेटा। मैं ध्यान समझना मेरी बात को। आपके पास सपोज दैट ये एक सैंपल कोई दे दिया, उस सैंपल में बहुत सारे हमारे पास समझ लीजिए न्यूक्लियाई हैं। ठीक, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। मान लेते हैं कि एट अ टाइम 0, जब हमने टाइम नहीं लिया कुछ, तो सोचो खुद, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर टाइम आपने 0 लिया, तो टाइम आपने जब 0 लिया, तो क्या कोई भी न्यूक्लियाई डीके होगा, होगा ही नहीं। कोई भी न्यूक्लियाई डीके होगा ही नहीं, क्योंकि टाइम क्या है, 0 है। इसका मतलब टाइम 0 है, तो आपके पास n कितना होना चाहिए, n0। n0 का मतलब टोटल नंबर, पूरे नंबर जितना है उसमें। लेकिन ये कहते हैं कि मैंने एट अ टाइम t टाइम में इससे n न्यूक्लियाई निकाल लिए, n न्यूक्लियाई निकाल लिए, तो क्या बना फॉर्मूला, dn/dt। ठीक, एट अ टाइम t में हमने n न्यूक्लियाई निकाल लिए। ठीक, अब सुनो बेटा, तो बचे कितने, जितने, आखिर ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितने इसके पास अनडिकेड है। सपोज दैट, ध्यान सुनना, एट इंस्टेंट टाइम में मेरे पास 10 न्यूक्लियाई हैं, 10 न्यूक्लियाई। तो 10 न्यूक्लियाई का जो इंटीग्रेशन टाइम है, डिसइंटीग्रेशन टाइम, जिस टाइम की हम बात करें, वो तो बेटा उसी इंस्टेंट टाइम में उसके पास बचे भी तो 10 हैं। मेरी बात को ध्यान समझना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 न्यूक्लियाई है एक सैंपल में, और टाइम में, एट अ टाइम आपके पास 5 डिकेड हो गए, खर्च हो गए, तो आपके पास अनडिकेड कितने बचे, 5। तो उस टाइम में आपके पास बचे भी तो उतने ही हैं जितने थे एट सर्टेन टाइम, किसी समय पर आपके पास कहता बच्चे भी उतने ही। तो फॉर्मूला बना देते हैं, रेट ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट टाइम। रेट ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट टाइम is directly proportional to undecayed nuclei in the sample at instant time। पहले मैं थ्योरी लिख देता हूं, तब समझना। क्या बेटा, रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट, कोई टाइम, इंस्टेंट टाइम, is directly proportional to undecayed nuclei
अनडिकेड न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट, ठीक उसी समय। तो लिख सकते हो रेट ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अनडिकेड न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट। तो आपने डिके कितने किए बच्चा? dn अपान dt, क्योंकि टाइम लिया आपने। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अनडिकेड, जितने बचे उसी समय कितने बचे? n बचे। उसी समय कितने बचे? n बचे। बेटा मैं माइनस लगा दूं, 10 थे, टाइम बढ़ाओगे तो कमी होंगे, बढ़ेंगे नहीं। टाइम बढ़ाओगे तो किसी का भी लॉस होगा, कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ना, कम होंगे ना। तो मैं यहां क्या लगा दूं? माइनस। ठीक, अब इसी को कुछ लोग बोल देंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनडिकेड न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट। आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है माइनस डी एन अपान डी टी किसके बच्चा? प्रोपोर्शनल एन के। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक। अब देखो बेटा, अगर मैं इसी बात को और आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं माइनस डी एन अपान डी टी इक्वल लेमडा एन। लेमडा बेटा कांस्टेंट है। अब इसके बुक्स में बहुत सारे नाम दिए हैं, कुछ बुक्स कहती है डिके कांस्टेंट मानो, कुछ कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहो, कुछ रेडियो एक्टिव कांस्टेंट कहती हैं। तो बहुत नाम है, पॉपुलर नेम याद दो है इसके, या तो डिके कांस्टेंट आप याद कर लीजिए या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन का मतलब हिंदी में अविघटित, जो विघटित ना हुआ हो, जो बटा ना हो। तो इस लैम्डा को क्या कहते हैं बच्चा? कहते हैं डिके कांस्टेंट, या बेटा आप कह सकते हो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। दोनों में आप कोई भी नाम यूज करें, आपके ऊपर है। तो माइनस डी एन अपान डी टी, तो मैं क्या एक काम करता हूं, डी एन अपान एन को एक तरफ कर लूं, तो बेटा ऊपर क्या बचेगा? लेमडा डी टी। बेटा डी एन अपान एन, तो क्या बचा? लेमडा डी टी बचा। क्या मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं? इंटीग्रेशन करूं तो माइनस डी एन अपान एन इक्वल लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चा। अगर टाइम जीरो है, टाइम जीरो, तो क्या कुछ डिके होगा? कुछ नहीं होगा। कितना है? एन नॉट। टाइम बढ़ाकर आपने टी कर दिया, तो भैया बच जाएंगे इसके पास एन। कितने बच जाएंगे? एन। बेटा 1 अपान एक्स डी एक्स को लॉग एक्स कहते हैं, ये तो फॉर्मूला आपने सुना होगा। यहां पर 1 अपान एन डी एन लिखा है, तो क्या मैं लॉग एन लिख दूं? 1 अपान एक्स डी एक्स को लॉग एक्स कहते हैं, तो 1 अपान एन डी एन को क्या कहोगे? लॉग एन। तो बेटा माइनस इसको ट्रांसफर कर दो इसके पास। ठीक, तो बताओ बेटा क्या बना? क्या बना? लॉग बेस ई एन, कहां से कहां तक? एन नॉट से लेकर एन, माइनस लेमडा डी टी को आप जानते हो टी आएगा। अब टी आएगा, यहां जीरो लगाओगे तो फर्क पड़ना नहीं कुछ। बेटा लिमिट लगाओ, लॉग एन की जगह एन माइनस लॉग एन नॉट इक्वल माइनस लेमडा। क्या देखकर याद आया? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपान बी। तो क्या मैं लॉग बेस ई एन अपान एन नॉट लिख दूं इक्वल माइनस लेमडा टी, माइनस लेमडा। आपको मालूम है जब लॉग हटता है तो वहां पर क्या लगता है? एक्सपोनेंशियल ई की पावर में आ जाता है। तो मैं यहां से लॉग हटा दे रहा हूं, तो लॉग हटा दूं तो एन अपान एन नॉट इक्वल जो कुछ लिखा है सब ई की पावर में चला गया, ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो एन अपान एन नॉट कितना मिला? ई की पावर माइनस लेमडा टी। अब एन नॉट का ट्रांसफर चाहो तो उधर कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ दीजिए आप। क्या इधर दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ फॉर्मूला फाइनल आंसर लिख देता हूं। एन इक्वल, ये एन नॉट ऊपर चला गया, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये बेटा फॉर्मूला मिला, ठीक। एन इक्वल एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, जहां पर लेमडा क्या है? डिके कांस्टेंट, जिसको आप क्या कहते हो? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और टी क्या है? टाइम है। एन क्या है? जितने अनडिकेड आपके पास बचे टाइम टी पर, टाइम टी पर। और एन नॉट
पहले वाले जितने आपके पास टोटल थे। कब? जब टाइम 0 था तो कोई डिके हुआ ही नहीं था, वो इनिशियल नंबर है। ये n क्या है? जितने आपके पास बच्चे, जितने आपके पास खर्चा नहीं, जितने आपके पास अनडिकेड बचे, और लेमडा क्या? डिके कांस्टेंट, और टी क्या है? टाइम। टी क्या है? टाइम। बोलो इतनी बात ठीक है। फिर से सुन लो क्या है रेडियो एक्टिव डिके लॉ। इसको किया किसने दिया? रदरफोर्ड और सोडी ने दिया। रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक स्टेटमेंट बताया था एटम के चैप्टर में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, कि टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इक्वल होना चाहिए टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात मैंने आपको बताई थी। ये बात सबसे पहले रदरफोर्ड ने कही थी कि जितना एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। फिर दूसरा रूल इन्होंने एक दिया कि अगर किसी न्यूक्लियाई से आप अल्फा एमिट करा दोगे तो एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और एटॉमिक मास 4 कम होगा। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, अगर किसी एटम से न्यूक्लियाई से आप एक अल्फा पार्टिकल एमिट कराएंगे तो एटॉमिक नंबर में 2 कम होगा, एटॉमिक मास में 4 कम होगा। ठीक, इसीलिए मैंने आपको सबसे अच्छी बात बताई, अल्फा इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा किसका न्यूक्लियस है? हीलियम को याद रखोगे, बात याद रहेगी। 2He4। लेकिन जब बीटा एमिट कराया बच्चा तो कहानी बदल गई, क्योंकि उसने नेक्स्ट अगला न्यूक्लियाई बना दिया, उसने एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा दिया और एटॉमिक मास में कुछ चेंज। आपको मालूम है कि जब कोई न्यूक्लियाई का नंबर बदलता है तो उसका पीरियोडिक टेबल में स्थान भी बदल जाता है। ये आपने पीरियड्स ग्रुप में पढ़ा होगा। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कल पढ़ाएंगे। फिर तीसरा बेटा रूल आया गामा। तो गामा जब न्यूट्रल है तो ना यह मास पे फर्क डालेगा ना न्यूक्लियंस पे डालेगा, तो गामा के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज सबसे पहले रदरफोर्ड ने कही थी, लेकिन सोडी ने अलग रूल दिया था। सोडी ने ये रूल दिया था कि किसी भी न्यूक्लियस के सैंपल से, रेडियो एक्टिव सैंपल से अगर आप न्यूक्लियाई को बाहर निकालोगे एट इंस्टेंट टाइम तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बचे हुए न्यूक्लियाई के। और दोनों ने रूल को मिक्स कर दिया और नया कॉन्सेप्ट बना दिया, इसीलिए इसका नाम रदरफोर्ड और सोडी लॉ भी कहते हैं। रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ भी कहते हैं। बुक्स में कुछ इसको रेडियो एक्टिव डीके लॉ कहती हैं। रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या है? फिर सुन लो, द रेट ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट, किसी टाइम पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं अनडिकेड न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट। ठीक उसी समय जितने बचे हों उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। बिल्कुल सही बात है। जितने ज्यादा निकाल दोगे, जितने ज्यादा निकाल दोगे उतना उसके अंदर, तो अब न्यूक्लियाई के अंदर कोई लिमिट थोड़ी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की कोई लिमिट होती है, न्यूक्लियाई कोई लिमिट होती है। तो जितना तुम इंस्टेंट टाइम निकालते जाओगे उतना अंदर बचती जाएंगी। इसीलिए फॉर्मूला बना दिया जाता माइनस। माइनस को लगाया गया, कोई चीज बेटा जब कम निकालोगे सरफेस से तो न्यूक्लियाई निकालोगे तो कम हो जाएगा ना, तो कम हो जाएगा तो माइनस, तो माइनस dN/dt प्रोपोर्शनल n। बेटा यहाँ पर लेमडा को डीके कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेमडा dt मैंने n को नीचे कर दिया, फॉर्मूला बना दिया टाइम 0 तो इनिशियल वैल्यू n नॉट और टाइम t तो बचे बच्चा n। 1/n dn को log n कहते हैं, n की जगह n की जगह n नॉट। log a माइनस b को बेटा log a/b कहते हैं। तो n/n नॉट इक्वल e की पावर माइनस लेमडा टी। जब कहीं से log हटता है तो सेकंड टर्म में एक्सपोनेंशियल e की पावर में चला जाता है। ठीक है, अगर उधर से मैं e हटा दूं तो फिर log का टर्म बना देगा। अगर आपके ऊपर इच्छा है कि नहीं हम इसको log e को log 10 बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक के न्यूमेरिकल रेयर केस से मिलते हैं, होते नहीं है। इसका इजी फॉर्म होता है, वो भी आपको मैं बता रहा हूं, पहले इतना नोट कर लें। देखो बेटा, हमने प्रूफ किया n इक्वल n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। अच्छा, एक चीज थोड़ा सोचो, अगर यहां पर हम एक दिमाग लगाएं कि मान लो सपोज दैट कि जो टाइम है आपका वो लेमडा के इक्वल हो जाए। बाई चांस हम मान लेते हैं कि जो आपका ये लेमडा है वो टाइम 1/t के इक्वल हो जाए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास हो जाए कि नहीं ऐसा फिनोमिना सेट हो रहा है, तो बच्चा हम बताओ
n इक्वल क्या लिख सकते हैं, n नॉट e की पावर -1, ठीक। तो n इक्वल n नॉट इंटू 1/e, 1/, क्या बच्चों मैंने एक दिन बताया था कि e की वैल्यू 2.7 होती है, e की वैल्यू 2. तो क्या बच्चों n इक्वल n नॉट इंटू 1/2.7 पॉइंट से 0। क्या मैं इसको सॉल्व करूं तो 27, इसको सॉल्व करो तो n नॉट इंटू 4 बार तो जाएगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तो 4 बार में 25 चौको 100 होता है। तो बेटा 0.368, 0.368 ये फिक्स होता है, चाहे 1/e याद कर लो आप, 1/e। ये कहां मिला था, LR सर्किट, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, याद है, Q इक्वल Q नॉट E 1 माइनस E की पावर 1/t, ऐसे फॉर्मूले थे, t बाई टाउ ऐसे कुछ करके। तो बेटा ये n कितने परसेंटेज, n इक्वल n नॉट अगर मैं परसेंट में पूछूं तो क्या कहोगे, 36.8%। तो सोचो बच्चा, अगर ये डेल्टा डीके कांस्टेंट 1/टाइम के इक्वल हो जाए, इसका मतलब है कि हमारे पास 36.8% अनडिकेड न्यूक्लियाई बचे हैं। कितने बचे, 36.8% अनडिकेड बचे हैं। इसका मतलब है कि डिके हो गए कितने, 63.2, कितने डिके हो गए, 63.2। ये बेटा वैल्यू इसको याद कर लिए, कभी कभी सीबीएसई में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। अनडिकेड न्यूक्लियाई, अनडिकेड न्यूक्लियाई। अब देखो बच्चा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आया हाफ लाइफ, इसी में इसकी नेक्स्ट बात भी कर लेते हैं, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है बेटा, वो लाइफ जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए। भाई वो हाफ लाइफ का मींस नाम से कंफर्म है, हाफ लाइफ वो हाफ लाइफ जिसमें कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ रह जाए। अब ये ना कहना कि 100 से 50, 50 से 0, ये कंफ्यूजन लोगों के मन में, कहते 100 का आधा तो 50 हुआ, 50 का आधा तो 50, 100 50 और 50 का आधा 0 मत कर देना कि 100 का आधा 50 हुआ, अब 100 से हम आधे पे चले 0 पे, ऐसे नहीं डिकेड होता। डिकेड होता 100 से 50, 25, 12.5 और ये प्रोसेस इनफिनिटी टाइम तक चलता रहता है। तो बेटा हाफ लाइफ क्या है, वो लाइफ कह सकते हो द रिक्वायर्ड ऑफ टाइम, द रिक्वायर्ड ऑफ टाइम, वो टाइम एट विच रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई remains half of its initial value, अपनी इनिशियल वैल्यू का क्या रह जाए बच्चा, आधा रह जाए। अपनी इनिशियल वैल्यू का कितना रह जाए बच्चा, आधा रह जाए, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो थोड़ा इस फिनोमिना को जरा यहां पे सेट करो, क्या हम इसको सेट करें भाई, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर मैं कह रहा हूं कि हाफ करना चाहते हैं ना, तो हाफ करना चाहते हैं तो एक काम करो, क्या मैं n की जगह n0/2 कर दूं, और ध्यान से मेरी बात समझिएगा, n कितना बचे बच्चा, n0/2, यही तो है ना, यही कहने का मतलब है ना कि कितना बचना चाहिए, इनिशियल का आधा। इस फॉर्मूले को उठाओ, n इक्वल n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, मैं t की जगह लिखता हूं t हाफ, क्योंकि हाफ लाइफ है तो बार बार कंफ्यूज नहीं होगे। तो t हाफ का मतलब हाफ लाइफ। बताओ बेटा n की जगह कितना लिखूं, n0/2 इक्वल n0 e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ। बेटा n0 कैंसिल, बेटा e हटाओगे यहां लॉग लाओगे, अगर e हटाओगे तो यहां लॉग लाओगे, तो बताओ यहां क्या बचा, लॉग बेस e 1/2 इक्वल माइनस लैम्डा t हाफ। क्या मैं बच्चों इसको 2 को पावर -1 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 2 की पावर 1 नीचे लिखूं, ऊपर ले जाऊं तो 2 की पावर -1, तो लॉग e 2 की पावर -1 इक्वल माइनस लैम्डा t हाफ। बोलो बात ठीक है। क्या लॉग a की पावर b फॉर्मूला दिख रहा है, लॉग m की पावर n लॉग m, n लॉग पावर सामने आ जाती है, तो क्या लिखूं, माइनस
log base E2 इक्वल माइनस लेमडा टी हाफ, बेटा माइनस माइनस कैंसिल। क्या log 2 की वैल्यू याद रख लो 0.693 होता है, log 2 बेस ई में 0.693। आप चाहो तो इसको आसानी से कर सकते हो, मैं बताता हूं कैसे। इसको बनाओ log 10 तो 2.3026 log 10 और फिर 2, और log 2 की वैल्यू बेस 10 में होती है 0.3020। मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको पूरा करना है, नहीं कि हमको पूरा प्रोसेस, तो log 10 बनाओ तो 2.3026 log 10 2 इक्वल लेमडा टी हाफ, तो 2.3026 और बेटा इसकी वैल्यू होती है 0.3010 इक्वल लेमडा टी हाफ। ये होता है, आप सोल्यूशन करो फिर वही बन जाएगा। सीधे सीधे हम काम कर लें, जो फिक्स आंसर है तो 0.693 इक्वल लेमडा टी हाफ। तो बताओ बेटा टी हाफ कितना मिला आपको 0.693 अपॉन बच्चा लेमडा अपॉन लेमडा। बोलो बात ठीक है। अगर बच्चा ये ईयर में दिया है तो ये भी ईयर में आपको मिलेगा पर ईयर, अगर ये मिनट में है तो पर मिनट मिलेगा, ये सेकंड में है तो आपको पर सेकंड मिलेगा। जैसे यूरेनियम की हाफ लाइफ होती है 4.5 इंटू 10 की पावर 9, ये यूरेनियम की हाफ लाइफ होती है। सबसे कम क्या बेटा ईयर्स, और सबसे कम होती है हमारा पोलोनियम 10 की पावर -7 सेकंड, 10 की पावर -7 सेकंड सबसे जल्दी टूट जाता है पोलोनियम। तो ये याद नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसमें कोई क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, आप कितने याद करोगे। तो फॉर्मूला टी हाफ कितना 0.693 अपॉन लेमडा, जहां पर लेमडा को क्या कहते हो डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। वो लाइफ जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपने इनिशियल का आधा रह जाए, उसी को कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं, बोलो इतनी बात ठीक है। तो टी हाफ का फॉर्मूला याद हुआ 0.693 अपॉन लेमडा। प्रूविंग चाहिए तो ये प्रूविंग है उसकी, बोलो ठीक है, नोट कर ले। अच्छा देखिए मीन लाइफ, जिसको एवरेज लाइफ भी कहते हैं, बहुत सिंपल है बेटा। रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट को, किसके रेसिप्रोकल को बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। बेटा डीके कांस्टेंट के रेसिप्रोकल को मीन लाइफ कहते हैं या एवरेज लाइफ कहते हैं। तो बेटा रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, तो इसको बेटा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन लेमडा बना, ठीक, इसको कहते हैं टाउ, टाउ इक्वल 1 अपॉन लेमडा। टाउ क्या, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, मीन लाइफ कहो चाहे एवरेज लाइफ कहो। बेटा क्या सोचो, अभी आपने लेमडा कहीं प्रूफ किया है 0.693 अपॉन टी हाफ, ये देखो लिखा है, लेमडा को ऊपर कर दो टी हाफ नीचे कर दो। तो बताओ टाउ इक्वल क्या फॉर्मूला बना 1 अपॉन लेमडा 0.693 अपॉन टी हाफ, तो चला जाएगा बच्चा ऊपर। थोड़ा कॉमन दिमाग लगाना, मैं 0.6 लिखूं, अगर मैं 0.6 लिखूं तो ऊपर 1 मानोगे तो क्या 10/6 आएगा, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे। 10/6 को क्या कहते हो, 10/6 को हम कहते हैं 1.66, लेकिन क्योंकि इधर भी वैल्यू लिखी है इसलिए इसका आंसर आता है 1.44 टी हाफ, 1.44 टी हाफ। बेटा टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ। टाउ क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, यही रिलेशन होता है किसके किसके बीच, हाफ लाइफ और। अगर आपसे कोई कहे नहीं हमको मीन लाइफ और डीके कांस्टेंट चाहिए, ये लिखा है। आपसे कोई कहे हमको हाफ लाइफ और इसके बीच में चाहिए डीके कांस्टेंट, ये लिखा है। अगर आपसे हाफ लाइफ मीन लाइफ कहे तो टाउ इक्वल 1.44 टी हाफ, ठीक है, बोलो कंफर्म। तो मीन लाइफ क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। तो कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे और उस पर कल न्यूमेरिकल लगाएंगे।